नमस्कार, मी रोहिणी आडे. नमस्कार महाराष्ट्राच्या आजच्या विशेष बातमीपत्रामध्ये आपले स्वागत आहे. नमस्कार, महाराष्ट्राच्या विशेष कार्यक्रमामध्ये आपलं स्वागत आहे आणि आपल्यासोबत महाराष्ट्रातील प्रख्यात भीमगायक अनिरुद्ध वनकरजी आपल्यासोबत आहे. आणि मराठवाडा आणि त्यातल्या त्यात नांदेड ही चळवळीची भूमी होती आणि या भूमीवर त्यांनी काल त्यांचा कार्यक्रम केलेला आहे. अल्पावधीतच आपल्या कणखर आवाजाने सगळ्या भीम अनुयांना त्यांनी भुरळ घातलेली आहे आपल्या आवाजाने. कारण त्यांचं गाणं ऐकल्याबरोबर अंगातलं रक्त सळसळतं आणि खरोखरच हेवा वाटावा असं त्यांचा आवाज आहे. तर आपल्यासोबत अनिरुद्ध वनकरजी आहेत. सर नमस्कार आमच्या या शोमध्ये. सर थँक्यू सर. नमस्कार. मला एक सांगा सर की नांदेडमध्ये आपण आलात, काल आपला शो झाला, लाखो लोक इथे जमले होते. तर किती चांगला अनुभव तुम्हाला आला सर इथे? नांदेड ही खरं तुम्ही म्हटल्याप्रमाणे चळवळीचीच भूमी आहे आणि प्रचंड आनंद होतो. म्हणजे महाराष्ट्रभर देशभर फिरताना नांदेडमध्ये आलो की ते मन भरतंय असं. आणि वामनदादांची गाणी ऐकायला उत्स्फूर्तपणे जो लोंढा येतो. मग तो पूर्वी 1-2 वर्षापूर्वी झालेल्या 50,000 लोकांची गर्दी असेल, काल 5-10 हजार लोकांची गर्दी असेल, भवरे सरांची गर्दी असेल, गदबारे साहेबांची गर्दी असेल. म्हणजे नांदेडमध्ये आलो की प्रचंड गर्दी असते. माहीत नाही इथे किती ऊर्जा मिळते, मला मिळते. म्हणजे अगदी बिमार जरी असलो तरी पण ती ताकद मला इथे येते. नांदेड भूमी आहे तशी इथे. सर आपण मराठीमध्ये कार्यक्रम करता आणि हिंदीमध्ये पण करता. पण जेव्हा मराठीमध्ये म्हणजे आपल्या मातृभाषेमध्ये बोलतो तर ती जी फिलिंग्स असते किंवा ते असते त्याच्याबद्दल थोडंसं बोला सर. सुरुवातीला मला एवढं नक्की वाटतं की तुम्ही प्रश्न फार सुंदर म्हणजे निर्माण केला. म्हणजे मैं जब भी पूरे देश में घूमता हूँ तो बहुत अच्छे लोग में से बात करते हैं. मला म्हणजे तुम्ही व्यक्तिशः तुम्ही आवडलात की तुमची सुरुवातच इतकी सुंदर झाली आहे. म्हणजे तुमची टोनिंग, तुमचं बोलणं मला आवडलं. मी सुरुवातीला तुम्हालाही धन्यवाद देतो. मुख्यतः असे झाले की छत्रपती शिवाजीराजे आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे एका जातीचं लोकांनी केलं. पर्टिक्युलर एका जातीचं केल्यानंतर शिवाजी हिंदू मराठ्यांचं केलं, बाबासाहेब आंबेडकरांना महारांचं आणि बौद्धांचं केलं, दलितांचं मर्यादित केलं. राज्यकर्त्यांनी त्यांना उपभोगलं, दोन्ही महापुरुषांना. मग शेवटी मी माझ्यासारखा एक शिकलेला तरुण, मी जेव्हा नोकरी, प्रवास आणि हे सगळं गाणं म्हणताना वाचन केलेला प्रवास, मग असं वाटतं की युटिलाइज करा आणि फेका. अशी जी प्रवृत्ती इतर लोकांमध्ये आणि राज्यकर्त्यांमध्ये असताना या दोन्ही महापुरुषांना मी वाचन केल्यानंतर मी रडतो स्वतः. मी ते अनुभवतो, मी ते डोळ्यात पाणी येते की या दोन्ही पुरुषांचा किती त्याग आहे. मग यांना कसं साध म्हणजे त्यांनी महाराष्ट्राची हिंदवी स्वराज्याची स्थापना शिवरायांची वेगळी आणि बाबासाहेब आंबेडकरांची सेक्युलरिझम असलेली सर्वधर्म समभावाची राज्यघटना आणि या देशाच्या निर्मितीसाठी त्यांचं योगदान 2 वर्ष 11 महिने 17 दिवसाचं, हे सगळं पाहताना त्या माणसाने किती खस्ता खाल्यात हे जेव्हा मी गाण्यातून मला स्वतःला असं वाटतं. म्हणून कधी कधी एक गाणं पण मी हिंदीतलं घेत असतो. दर दर की ठोकर खाता है वो भीमनगर में आता है, दर दर की ठोकर खाता है वो भीमनगर में आता है. म्हणजे बाबासाहेब आंबेडकरांचा हा एक अशी भीमनगर, भीमवाडी ही जी शहरं बसलीत, नावं बसलीत. पूर्वीचा महार बदलला, माणसांमध्ये आला, जगायला लागला, ती ऊर्जा मिळाली. पण शेवटी ही माणसं चळवळ सोडून गेलीत, बाबासाहेबांना बेईमान झाली, स्वतःचा स्वार्थ साधायला लागलीत. फास्ट श्रीमंत बनण्याचं स्वप्न प्रत्येकाचं झालं. म्हणजे बाबासाहेब आंबेडकरांचं स्वप्न पूर्ण नाही झालं, पण यांची स्वप्न पूर्ण झाली सर. म्हणून ती फिलिंग मला येते. म्हणून ते जसं मला चीड येत नाही हाच माझा गुन्हा, दोष देऊ कुणा, दोष देऊ कुणा, दोष देऊ कुणा, मला चीड येत नाही हाच माझा गुन्हा. म्हणजे सर ही ती फिलिंग तशी येते. आणि फिलिंग येण्याचं मुख्य कारण बेसिकली मी नाटकाचं आहे. म्हणजे मी ड्रामा आर्टिस्ट आहे. MA ड्रामा, MA लोककला, नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रेपट्री आणि MA सोशियोलॉजी. सुरुवातीपासून पथनाट्य, राज्यनाट्य स्पर्धा, 7-8 सिनेमांचा अनुभव, डॉक्टर प्रकाश बाबा आमटे सिनेमाला म्युझिक, नाना पाटेकरांसोबत मित्राची मोठी भूमिका, अशी लेंथ मोठी आहे माझी भूमिकेची. सर माझा प्रश्न असा आहे की आपण एक ड्रामॅटिक स्कूलचे विद्यार्थी आहात, अभिनय आपलं क्षेत्र आहे, त्याच्यामध्ये आपण करिअर करणार होता. पण अचानकच आपण ह्या संगीतमय प्रवासाकडे कसं काय वळलात? प्रश्नात उत्तर कठीण आहे तुमच्या प्रश्नात. हे जमलं मला. म्हणजे मी तसा सारे गम पद निसाचा विद्यार्थी नाही. नाटकाचं म्हणजे माझं एज्युकेशन क्वालिफिकेशन तुम्हाला सांगितलंच. पण सुरुवातीला लहानपणी तो निळा झेंडा घेऊन किंवा बाबासाहेबांच्या त्या विहारांमध्ये जाऊन समता सैनिक दलांचा तो त्याला काय म्हणतात, बांबू असायचा तो खांद्यावर. सर काय असायचं ते समता सैनिक दल, काठी असायची.
समता सैनिक दलाची काठी घेऊन काठी. लाठी काठी घेऊन जेव्हा जायचो आम्ही तेव्हा ती प्रेरणा मिळायची. मग लोकांचा लोंढा गेला की लोकांची भजनं लागली की आपण ऐकत बसायचो. लोकांची भजनं असायची गाण्यातली, चंद्र मंदामंदी आला जन्म बाबांचा झाला, विहारातली भजनं. म्हणजे चंद्र निघेपर्यंत लोक वाट पाहायची की 13 तारखेच्या रात्री चंद्र मंदामंदी, मंदामंदी म्हणजे ते मध्ये आला, चंद्र 12 वाजता चंद्र मंदामंदी आला जन्म बाबांचा झाला. आणि ती खुशी, ती लहर, ती प्रेरणा. पण बाबासाहेबाला मी सुरुवाती म्हटल्याप्रमाणे एका जातीचं केल्यामुळे बाबासाहेब पोहोचू शकले नाही. बाबासाहेब ते इतरांपर्यंत न पोहोचल्यामुळे फार दुखणं झालं. भोजनांचं, पाण्याचा संघर्ष, त्यांचं भाकरानं नांगर धरण, त्यांचा दामोदर प्रकल्प, त्यांची वीज निर्मितीचं स्वप्न, त्यांचे दारूबंदीचे स्वप्न, त्यांची दारू वाटण्याचं स्वप्न, दारू किती रेशन कार्डवरती दिली पाहिजेत, वीज कशी बनली पाहिजेत, ह्या सगळ्या घटनांमध्ये बाबासाहेब पुढे आले नाहीत. हिंदू कोड बिल 340 कलम ओबीसींचं मग बाबासाहेबांना एका जातीचं केल्यामुळे आणि त्यांच्या जातीची माणसं इतकी स्वतःच्या स्वार्थासाठी स्वतःचं घर पाहत असल्यामुळे पटकन श्रीमंत, पटकन नगरसेवक, पटकन महापौर, पटकन अधिकारी, काय बनतील हे सांगतात. त्यामुळे बाबासाहेबांचं स्वप्न अपूर्ण राहिलं. पण बाबासाहेबांच्या लेकरांचं स्वप्न पूर्ण झालं. म्हणून ते परत वामनदादांचं गाणं मी गुणगुणत होतो मगाशी, ते तुमच्याकडे अजून म्हणतो की वामनदादा म्हणजे बाबासाहेबांनी लेकरांसाठी, समाजासाठी आपलं घर म्हणजे चाललं नाही चाललं पण लोकांचं कसं चालावं म्हणून त्यांनी नियोजन केलं. चिडी परिचारा तुला घातला, तापताच वारा तुला घातला, चिडी परिचारा तुला घातला, तापताच वारा तुला घातला, गगन गाठणारी नभा गाठणारी उद्याची पिढी तूच दौडू नको, जिते पाणी तिला जाळू नको, जाळू नको, जिते पाणी तिला तू जाळू नको. ती एक मुमेंट म्हणजे झोपडी म्हणजे बाबासाहेब माय संघटना जिवंतपणे बाबासाहेबांना त्रास दिला या लोकांनी. तर शेवटी त्यांच्या मेल्या म्हणजे आता स्वतः बाबासाहेब असते एक तर स्वतः गोळी मारली असते त्यांना मारून टाकलं असतं. समाजाच्या या इतर कार्यकर्त्यांना इथल्या दारुड्यांचं प्रमाण वाढलं, फार वाईट अवस्था आहे. आप जो भी पूछेंगे मुझे अच्छा लग रहा है. सर मला एक सांगा की शहर आणि ग्रामीण भागातला जो प्रेक्षक वर्ग आहे, खास करून भीम अनुयायी, वामनदादानंतर तुम्ही जेव्हा माईक हातात घेऊन शब्दाला सुरुवात करता, साथ घालता, तर त्या लोकांचं अक्षरशः अंगावर शहारे येतात. तर ही सगळी जी किमया तुम्ही साधलेली आहे ह्याच्यामध्ये काय आपली किती मेहनत आहे किंवा असं मनातून तुम्ही गाताय, तर याच्यासाठी काय मेहनत करावी लागली, किती झुंज द्यावी लागली स्वरांसोबत, भाषांसोबत, शब्दांसोबत? कष्ट प्रत्येक ठिकाणी महत्त्वाचे असतात, पण मला तितकी झुंज नाही द्यावी लागली. या प्रामाणिकपणे बोलतो की नाटक आणि गाणं आणि इथपर्यंत पोहोचेपर्यंत खूप कष्ट, खूप खस्ता खाल्ला आहे. म्हणजे जसं गाणं म्हणताना एक माझी बहीण तिकडे मरून होती प्रेत आणि मी तिकडे गाणं म्हणत होतो. नाटकात काम करताना वडील मरून होते, त्याला जाळून बावडलानं नाटकात काम केलं. दिल्लीला नाटक सुरू होतं आणि आई मरून होती. म्हणजे हा कष्ट नाटक आणि याचा परिश्रमाचं सुरू होतं. म्हणजे गाणं म्हणताना सहज असं अजिबात टेन्शन नाही घेतलं गाणं म्हणताना. पण माझे एक्सप्रेशन नाटकाचे गाण्यात जुळले आहेत आणि खेड्यातल्या माणसांपर्यंत पोहोचवताना मला असं वाटलं की खेड्यातला तो माणूस, जसं बाबासाहेब म्हणतात की खेडं सोडा शहरांकडे चला, तिथे विषमता असेल, खेड्यात ती पाटीलकी असेल, खेड्यात तुम्हाला ते अराजकता माजलेली असेल, वहाँ से बाहर निकलो ताकि आपको शहर में समानता मिले. शहरामध्ये तुम्हाला माणसं एकत्र भेटतील, जगण्याचं ते स्वप्न सांगतील, तुम्ही धावाल त्यांच्याबरोबर, तिथे तुम्हाला जात विचारला जाणार नाही, तिथे तुम्हाला माणूस म्हणून पाहत राहतील, कोणतंही काम करा असं म्हणून ते खेड्यातल्या माणसांपर्यंत मी सुद्धा पोहोचलो पाहिजेत. खेड्यातली माणसं येतात, आता गाड्या करून येतात, बैलबंड्या करून येतात, खूप लोक 40-40, 50-50 हजाराचा लोंढा असतो, तेवढ्यांपर्यंत मी पोहोचत नाही. पण एक असे मित्रपरिवारांसारखे काय असले, भवरे साहेबांसारखे, गजबारे साहेबांसारखे नांदेड शहराला लाभलेले की ते मग ते खेड्यात प्रवास आपला खेड्यातला खेड्यापर्यंत मॅसेज पोहोचवण्याचं काम करतात.
तो सर ये बताइए कि आप जब हिंदी में गाते हैं, हाँ, जी, जी, एक महाराष्ट्र की पवित्र भूमि से आप जब राज्य के बाहर जाते हो, जी, जी। बाबा साहब की भूमि से जाते हो, नागपुर से, चंद्रपुर से, तो लोगों को कितना उत्साह होता है आपकी आवाज़ के प्रति, आपके गीतों के प्रति? बस फिर से आनंद मिलता है मुझे। जैसे कि मैं बिलासपुर या फिर छत्तीसगढ़ एमपी में जाता हूँ तो रेलवे स्टेशन पे वो जैसे बाबा साहब के लिए वो जो जैसे जानबा खानबा काय ना जरा विसरलो मी आजकाल त्या नाही बाबासाहेबांना ते पाणी पाजणारा तो सोनबा कसा माड घेऊन पाणी पाजतं, तर उसी वक्त मतलब उसी तरीके से मेरे लिए कुछ पानी की बोतलें लेकर, हार लेकर, माला लेकर स्टेशन पे एक झूठ खड़ा रहता है। और तब मैं अपने आप में ऐसे सिंपल सा रहता हूँ, ऐसा बरमोड़ा बनियान पहने, और लोग वही आते हैं, गले मिलते हैं, वो डालते हैं और वो बोलते कि यार आ गए बाबा साहब का नुमाइंदा काम करने आया है। तो बड़ा ये महाराष्ट्र के बाद जैसे गुजरात में हूँ, एमपी में हूँ, दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में था मैं, और छत्तीसगढ़ में हूँ, बिहार में हूँ, राजस्थान में था एक दिन। तो ये सारी चीज़ें करते समय में बहुत मज़ा आता है। और वही के लोग ये भी देख रहे हैं कि एक उनको लगता है कि एंटरटेनमेंट वाला गाना नहीं है, ये अलग सा शायर है। जैसे कि उनके लिए मैं एक बहुत अच्छा एक गीत मैंने गाया था छत्तीसगढ़ में, वो पाटनकर वाला, वो बात करो पैदा तुम अपनी ज़ुबानों में, दुनिया भी कहे कुछ है इन भीम दीवानों में। तो उस गाते समय में लोग बोले कि यार ये सही कहते हो। तो हिंदी के लोग भी बड़ी राह देखते हैं। ब्रॉड बेस पे हिंदी के गाने बहुत अच्छी तरीके से पहुंचाने के काम करता हूँ। एक गाना वो भी है, सोना था न चांदी थी, अरे हम तो थे कंगाल, एक तू ही भीमराव जी आए कर दिया माला। क्या बात है, ये भी आ जाता है। सर ये बताइए कि अभी अपने लाइव कंसर्ट जो जितने भी हुए देश भर के अंदर में, तमाम कितने राज्यों में कार्यक्रम आपके हुए और कितनी संख्या में हुए हैं अभी तक? वाह, दिल्ली हुआ है, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान और गुजरात और उत्तर प्रदेश। मतलब ये कि वामन दादा, कर्नाटक, केरला में भी गया हूँ, केरला में, आंध्र प्रदेश में भी गया हूँ। तो केरला में, आंध्र प्रदेश में तो बहुत सारे शो हो गए। ये आंध्र प्रदेश बॉर्डर है कर्नाटक में शो हो गए। केरला में मेरा एक प्ले भी हुआ है, नाटक, मराठी प्ले, जिसका मलयालम और इंग्लिश के सबटाइटल्स थे। क्या ये मूवमेंट के आधार पर? ये केवल मूवमेंट कर रहा। थलवा मीन्स बाबा साहब अम्बेडकर के उस ज़माने में ज़मीन का एक भी टुकड़ा नहीं है, उन लोगों की कहानी, भूमि इन लोगों की कहानी, भूमियार लोगों की कहानी अपने ड्रामा के माध्यम से पेश की कहानी। सर ये बताइए कि आप गीत गाते हो, गीत लिखते भी हो, आवाज़ भी बहुत बेहद खूबसूरत है, मतलब ऐसे कि रेडियो सुनने वाले लोगों को अब ज़्यादा पसंद है, आवाज़ सुनने वाले लोगों को ज़्यादा पसंद है, तो कितना फ़र्क महसूस करते हैं एक्टिंग करना और एक लाइव कंसर्ट करना, दोनों में कितना फ़र्क होता है? बहुत फ़र्क है कि एक्टिंग करना भी अलग चीज़। गीतों में आप जान डाल देते हो? गीतों में जान डालता हूँ, लेकिन अभी वो बेसिकली एक्टिंग वाला आदमी गीतों में आ गया है। मैं एक्टिंग करता था बचपन से, स्ट्रीट प्ले से लेकर नाटकों से लेकर फिल्मों तक, और अभी भी नाटक कर रहा हूँ। दिल्ली का मेरा एक तमाशा है नौटंकी हिंदी प्ले चल रहा है, उसमें मैं खुद बड़ी हीरो के रोल में हूँ, दिल्ली में हूँ। अभी उसके मैंने 25-26 शो कर किए हैं मैंने दिल्ली में, बहुत बड़े लोगों के साथ में प्ले करता हूँ। मैं यहाँ से जाता हूँ, बाकायदा अरेंजमेंट मेरी होती है, मुझे वही ट्रीटमेंट मिलती है, मैं जाता हूँ, जो किसी बड़े स्टार को नहीं मिलती। जितेंद्र जोशी जैसे मराठी के यहाँ के सुपरस्टार हैं मराठी के, वैसे मेरी ट्रीटमेंट दिल्ली में होती है, और जैसे मकरंद की ट्रीटमेंट होती है वैसे मेरी दिल्ली में ट्रीटमेंट होती है। हिंदी प्ले करता हूँ तो एक्टिंग में जान डाल देता हूँ, वो मुझे अगर कैरेक्टर मिला है। लेकिन मैं अभी प्रोड्यूसर भी बना हूँ। अच्छा, प्रोड्यूसर भी बना हूँ, जो मुंबई में मैंने प्रोड्यूसर बनकर 20-25 प्ले किए हैं। उसके थोड़ा सा फंस गया हूँ, लोगों का सपोर्ट नहीं मिलता, और मेरे पास पैसा नहीं टिकता है। 40-25 कलाकार, 25-40, 45-40 आर्टिस्ट है, कलाकार है, तो कुछ पगारी आर्टिस्ट हैं और कुछ रोजी वाले भी हैं पर डे, और बहुत अच्छा पेमेंट उनका होता है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। सर आगे का क्या सपना है इस संगीत के सफ़र को और अब अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक बढ़ाना चाहेंगे? जैसे कि दलित मूवमेंट यूएसए में है, कनाडा में है, अमेरिका में है, तो क्या ये गीतों का जो हमारा प्रभाव है उस भूमि तक गूंजे, ऐसा आपका ख्वाब है? ये सारा होने के बाद मैं आपसे गले मिलना चाहूँगा। इतना अच्छा सवाल पूछ लेते हो आप, ये पता नहीं है किसी लोग और पूछते नहीं। अंतर्राष्ट्रीय में तो ख्वाब है मेरा। पिछले वक्त में कल्पना सरोज जी ने एक प्रोग्राम रखा था कि हम लोग अमेरिका में चलते हैं, और हमने सारा पासपोर्ट बना लिए थे सारे लोगों ने। लेकिन मैंने मेरे बच्चों को मेरी टिकट से एक बार मैंने फ़्लाइट से प्रोग्राम दे दिया इनको, गांव से नागपुर से पुणे सबको बिठा दिया एक बार। बोले चलो यार
सारे ढोलक वाला पेटी वाटी लेके एक पूना का प्रोग्राम कर लेते हैं। तो ये एक सपना है मेरा भी कि मैं भी कभी बाहर नहीं गया हूँ, फॉरेन नहीं गया हूँ, तो मेरा सपना है कि हिंदी का प्रोग्राम करूँ मैं। अंग्रेज़ी में तो गाने आते नहीं, और अंग्रेज़ी तो हम बहुत कम बोल लेते हैं सर, क्योंकि गांव की भाषा है। भले ही पढ़े हम लोग, समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग के लिए बोल भी लेते हैं, लेकिन उतना तो डिबेट नहीं कर पाएंगे हम। लेकिन एक कोशिश हमारी इतनी पक्की है कि कौन हमें बुलाएगा। एक मॉरिशस का एक था, एक दुबई वाला शो था, एक श्रीलंका का शो था, लेकिन कुछ लोग हमें फंसा रहे हैं। मतलब हमें वो बोल रहे हैं कि हम आपको बुलाते हैं, हम आपको करते हैं, आप बहुत अच्छे हो, हम इस मोमेंट से जुड़े हैं, लेकिन आज तक हमें किसी ने नहीं बुलाया। लेकिन 4 साल से मेरी मज़ा ले रहे हैं। मैं बाहर देश के लोग या फिर यहाँ के हमारे देश के लोग मेरी मज़ा लेके फिर बोलते हैं कि नहीं यार अभी मत आओ, ऐसा भी बोलते हैं। भविष्य की क्या कल्पना है सर इस दलित मूवमेंट को लेकर? भविष्य की कल्पना बहुत अच्छी है। अभी मैं सर एक म्यूज़िक एंड ड्रामा का मैंने स्कूल ओपन किया था गढ़चिरौली में, नक्सलाइट एरिया में। उसमें केवल बाबा साहब वामन दादा कर्डक के गानों की और ये सारी चीज़ें थी, नाटकों की, जैसे कि मैंने कुछ निर्मित नाटकों की है, जैसे आपको बताया। एक मुरलीधर यादव का नावल है कार्यकर्ता, उसके ऊपर मैं भी काम कर रहा हूँ। मैं भंगी हूँ, ये एक बहुत बड़ी स्क्रिप्ट है, हमारे दिल्ली की टीम काम कर, जिसका मैं प्रोड्यूसर हूँ। भविष्य में मुझे आर्टिस्ट चाहिए, बहुत सारे आर्टिस्ट चाहिए, जिन आर्टिस्ट को मैं पगारी देखना चाहता हूँ, जिनको 10,000 से लेकर 25,000 रुपये तक महीना मैं दूँ खुद। मतलब मैं गाना गा कर मेरा आया हुआ पैसा मुझे जितना खाने के लिए लगे वहाँ से बचा हुआ मैं मेरे आर्टिस्टों को पेमेंट के तौर पर दूँ, और ये मूवमेंट साल भर चलती रहे, सालों साल। ये एक मेरा ख्वाब बहुत अच्छा है म्यूज़िक एंड ड्रामा का, जिसको मैंने म्याड करके नाम दिया है, MAD, म्यूज़िक एंड ड्रामा। म्याड ये हो सकता है लोग पागल बोले, हमें वेड़ा बोले, येड़ा बोले, लेकिन मुझे ये पक्का है कि मेरे साथ ऐसे 50,000 मतलब 50 या 100, 1000, 2000 ऐसे आर्टिस्ट जमा रहे जिनका पेमेंट मैं करता रहूँ, और ये पेमेंट करता रहे, उनके घर चलते रहे, और वो बढ़िया बाकायदा घर छोड़कर अपने बीवी बच्चों को बोल के हम आते हैं, महीने युद्ध पर जा रहे हैं बाबा साहब या शिवाजी महाराज के, फूले के शौक। ये मैं करने की मेरी बड़ी इच्छा है, पता नहीं कब होगा क्या। सर आपका संगीत का सफ़र यूँ जारी रहेगा, तो आपकी आशाएं क्या है उस दलित मूवमेंट में रहने वाले हमारे युवाओं से? किस प्रकार का ख्वाब देखते हैं कि समाज के लिए वो क्या करें? बस वो पढ़े, बहुत ज़्यादा पढ़े। पढ़ाई का प्रमाण बहुत कम हुआ है, बहुत कम हुआ है। जैसे कि आपने मुझे काफ़ी सवाल पूछे, तो आप उस वक्त माँ के लिए, पिताजी के लिए और बाबा साहब के काम के लिए आप पढ़े हो, मैं पढ़ा हूँ, ये पढ़े हैं। अब बच्चों का प्रमाण कम हो चुका है, टक्केवारी कम हो चुकी है, परसेंटेज कम हो चुका है, और पढ़े बहुत अच्छे पद पर जाए और पर बेचे नहीं खुद को, काम करे। वो वैसा कि बाबा साहब को देखते रहे, अपने आप को कमरे में बंद करके बाबा साहब को सैल्यूट मारते रहे, 5 मिनट उनके तस्वीरों को देखे और बोले कि भावनिक नहीं, वो भी भावनिक नहीं, भावनिक मुद्दा आता है तो आदमी खत्म हो जाता है, बाबा साहब खुद कहते हैं। लेकिन फिर भी मूवमेंट के लिए इकट्ठा बने, अपने आप को, उस वोटिंग पावर को पहचाने और सही आदमी को वोट दें, क्योंकि दुश्मन बहुत आगे बढ़ रहा है और पता नहीं आगे में क्या होने वाला है। तो ये नई पीढ़ी जो है, नाचे मत, मतलब शराब मत पिए, कम ज़्यादा अगर थोड़ा सा मतलब व्यसनाधीन अगर कोई आदमी है तो थोड़ा सा, अगर हैबिचुअल पर्सनालिटी है उसकी, थोड़ा सा कम करें, माँ बाप को प्यार दें, बस माँ बाप को थोड़ा सहारा दें नई पीढ़ी, और बस जितने में हो कम समय में वो गुजारा करें। क्या बात है तेरे पास पुरानी मज़ार का किस्सा, यहाँ तो रोज़ नए मकबरे बनाते हैं। तेरी चाल है बहती नदी की तरह, जो पत्थरों का सीना तोड़कर रास्ता अपना बनाते हैं। बाबा साहब के अधूरे काम को संगीत के माध्यम से समाज में चेतना जगाने के लिए आज हमारे साथ चर्चा में आए थे महाराष्ट्र के प्रसिद्ध गायक अनिरुद्ध वनकर जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। महाराष्ट्र में आपने अच्छी बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।